दोस्तों, कल के न्यूज़ में कुछ विशेष नहीं है और उसको लेकर के मैं बात भी ज़्यादा नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज अखबार में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है जिस पर थोड़ी सी मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। दो बातें केवल मैं आपको इशारे के तौर पर बता दूं कि एक तो ब्रेग्जिट की चर्चा न्यूज़ में आपने सुनी होगी, और जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बात कही कि ब्रिटेन ने जो ब्रेग्जिट का फैसला किया है, यानी कि यूरोपियन समुदाय से निकलने का जो फैसला किया है, इसको हम क्रमबद्ध ढंग से धीरे धीरे लागू करेंगे ताकि उससे जो नुकसान होगा उस नुकसान से हम बच सके, अपने आप को बचा सके। ये बात मैं संकेत रूप में इसलिए कह रहा हूं कि ब्रेग्जिट होगा, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ेगा, और ये यूरोपियन यूनियन के से ब्रिटेन का अलग होना मान करके चलिए कि दुनिया के लिए या वैश्वीकरण के लिए एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट वाला कदम होगा। क्योंकि दोस्तों, अब जो वैश्वीकरण है इस पर अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं, और बहुत ही जबरदस्त रूप से खड़े किए जाने लगे हैं। और मुझको तो कभी कभी ये लगता है कि अगर अब दुनिया के देशों से इस तरह का जनमत कराया जाए जैसा कि ब्रिटेन में कराया गया, तो लोग यही कहेंगे कि नहीं, अब हमको दुनिया वैश्वीकरण का हिस्सा बनकर नहीं रहना है, क्योंकि उसके संकट आने लगे हैं। और आज इसी इशू पर मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करने जा रहा हूं। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को लेकर के थी। शुरुआत इससे हुई थी, और उसमें आपने देखा कि कुछ देशों के बारे में जो भारत की नीति है या भारत की जो अभी स्थिति है संबंधों की, उस पर उनके स्टेटमेंट हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में तो उनका बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना ही था कि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को नहीं छोड़ेगा तब तक बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। और हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सच पूछिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के साथ संबंध को बेहतर बनाने के लिए आउट ऑफ द वे, जिसे आप कहते हैं सो कॉल्ड आउट ऑफ द वे, यानी कि वो राजनयिक प्रक्रिया के तहत एक तो चीजें चलती हैं, बल्कि उस प्रक्रिया से हटकर निजी तौर पर भी ऐसी कोशिशें की कि उनसे संबंध बेहतर हो सके, भावनात्मक और कुछ नहीं तो कम से कम भावनात्मक स्तर पर जुड़ करके उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। लेकिन इनफैक्ट दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरी बात उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में कही कि उससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए, पहले से बेहतर हो गए हैं। आपको मालूम है कि वहाँ का संसद भवन भारत ने बनाया है, वहाँ एक बांध भी भारत ने किया है। और कल मैंने आपको एक क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की थी अफगानिस्तान के ऊपर, जिसे श्रीनिवास राव श्रीधर सोहनी जी ने लिखा था, जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके वरिष्ठ सहायक हैं, उनके वरिष्ठ सलाहकार हैं। मित्र श्रीनिवास सोहनी जी का नाम लेते ही मेरे अंदर थोड़ा सा रोमांच इसलिए हो गया क्योंकि जब मैं वो राष्ट्रपति जी के साथ था और फिर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति बने, जब उनके साथ था तो उस पूरे दौर में श्रीनिवास राव श्रीधर सोहनी जी उनके सचिव थे, उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। उनका आर्टिकल मैंने आपको स्पेशली प्रोवाइड किया था, तो उसमें भी अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को आपने थोड़ा सा देखा होगा, आखिरी में उसकी झलक थी। और शुरुआत में उन्होंने बताया था कि अफगानिस्तान में किस तरीके की घटनाएं हो रही, खासकर आतंकवादी घटनाओं से किस तरह से अफगानिस्तान त्रस्त है। इसके बाद मित्रों, उन्होंने बांग्लादेश के साथ भी बात कही अपनी बात कि उसके साथ हमारी समझदारी बढ़ी है। और फिर चीन के साथ उन्होंने अपनी बात कही कि दोनों देशों को आपस में समझना होगा, क्योंकि दोनों देश जो दुनिया आने वाली है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो चीन को भी समझना होगा भारत की जरूरतों को। तो एक बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शांति के रास्ते पर भारत अकेला नहीं चल सकता है। जब तक दूसरे देश भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे, इस बारे में कदम नहीं उठाएंगे, तो भारत के द्वारा अकेला उठाया गया कदम कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो मित्रों, न्यूज में तो कुल मिलाकर इतनी बातें थी, और जो छोटी मोटी जो दूसरी बातें हैं उन पर मैं स्पेशली नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वे बातें मुझे उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है। न्यूज आप लोग पूरा सुनते ही हैं, और मुझे ये भी लगता है कि सुनते सुनते अब आप में इतनी मेच्योरिटी काफी कुछ आ गई होगी कि जिनकी चर्चा मैं नहीं कर पाता उनके बारे में आप अपने लेवल पर कुछ न कुछ विचार कर लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, ऐसा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बहुत सी दूसरी चीजें भी होती हैं जो आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं फ्रेंड्स कि
आप मेरे इस डेली ऑडियो को न्यूज़ का विकल्प न समझें। ये उसका स्थानापन्न नहीं है, उसका अल्टरनेटिव नहीं है, ये उसका सपोर्ट करने वाला है ना, ये सप्लीमेंट्री है उसकी। राइट दोस्तों, मित्रों, अब मैं आता हूं आज के एक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स को लेकर जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। और ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं जो दैनिक भास्कर में छपी है। इसी से संबंधित थोड़ी सी खबरें कल दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी थी, लेकिन मैं कुछ और खबरों की प्रतीक्षा कर रहा था और इत्तफाकन वो खबरें मुझे आज मिल भी गई। और ये एक बड़ी क्लिपिंग है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मित्रों, इसमें बहुत ही खूबसूरत डेटा दिए हुए हैं और ये जो डेटा है ये विश्व बैंक के रिपोर्ट पर आधारित है। ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है इसमें। और दोस्तों, इसमें मैं डेटा पर नहीं जाऊंगा, आप देखेंगे बहुत असली में इसका जो प्रेजेंटेशन है ना वो बड़े खूबसूरत तरीके से उसका प्रेजेंटेशन किया गया, डेटा को जिस तरीके से दिया है। और इसके केंद्र में जो बात है वो ये है कि वैश्वीकरण के बाद लगातार पूरी दुनिया में असमानता बढ़ती जा रही है। असमानता का मतलब है कि जो ऊपर का व्यक्ति है और जो नीचे का व्यक्ति है, इसके बीच में लगातार खाई बढ़ती चली जा रही है, पहली बात। दूसरा जो तथ्य है फ्रेंड्स वो ये है कि जो धनी लोग हैं उनकी आमदनी तो लगातार बढ़ती जा रही, खाई का वही भी एक कारण ही होता है। धनी जो व्यक्ति है वो और लगातार धनी होते चले जा रहे हैं और जो गरीब व्यक्ति है उसकी आमदनी में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मजेदार बात है कि इसी में दे रहा है कि जो भारत है वो दुनिया का 7वां अमीर देश है, दुनिया का 7वां अमीर देश, और असमानता के रूप में वो रूस के बाद दूसरा देश है। मतलब बड़ी मजेदार बात यह है कि एक ही देश जो अमीर भी है और असमानता में भी वो अमीर है, कह लीजिए, मतलब असमानता में भी वो टॉप पर है। तो आप देखेंगे कि ये पूरे के जो वैश्वीकरण ने जो अपने 25-30 साल के दौर में जो दुनिया रची है वह उस दुनिया से बिल्कुल भिन्न है जिसके नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का तो उस समय जन्म ही हुआ होगा उसके आसपास, लेकिन हम लोगों ने तो उसे बढ़ता हुआ देखा है, रोपते हुए देखा है और बढ़ता हुआ देख भी रहे हैं। और उससे पहले की भी लगभग काफी 30-35 साल की दुनिया वो भी हम देख चुके हैं। मतलब ये कह लीजिए कि हम लोग की जो पीढ़ी है वो ऐसी युग में जी रही है जिसने आधा युग वैश्वीकरण से पहले का देखा है और ठीक अभी जो आधा युग है वो वैश्वीकरण के बाद का देखा है। उस समय लगातार वैश्वीकरण के पक्ष में यही बात कही जाती थी कि इससे गरीबी दूर होगी, इससे देश का आर्थिक विकास दूर होगा, आर्थिक विकास होगा, इससे असमानता दूर होगी। ये गरीबों के पक्ष में लगातार ये बात हो रही थी कि गरीबों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में। और अब हमारे सामने आंकड़े जो आ रहे हैं चौंकाने वाले। और ये जो आंकड़े हैं मित्रों, ये आंकड़े ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर अब पूरी दुनिया में विरोध होने लगा है, वैश्वीकरण का विरोध होने लगा है। और आप जब देखेंगे कि जब इस पर बातें होती हैं तब किस तरह से वहां सिविल सोसाइटीज के लोग पहुंचते हैं और वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन भी करते हैं। कुछ समय के बाद अभी इसी तरह का एक दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की बैठक हो रही है, शुरू हो गया दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और आप देखिए कि उस एजेंडे में, उस फोरम के एजेंडे में जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो असमानता ही है, कि जो असमानता बढ़ रही है इस असमानता का क्या किया जाए। क्योंकि मित्रों, जब असमानता बढ़ेगी तो मान करके चलिए कि जो समान लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। आप फ्रांस की क्रांति को याद कीजिए, क्योंकि जब असमानता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, गरीबों की आय नहीं बढ़ेगी तो क्या होगी। आपको क्या लगता है कि समाज शांतिपूर्ण रह सकता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रह सकती है? आपको नहीं लगता कि समाज में क्राइम बढ़ेंगे, समाज में हत्याएं और अपराध और इन सब की स्थितियां बढ़ेंगी, समाज आंदोलित होगा, समाज में हड़ताल होंगे, इस तरह का समाज निर्मित नहीं होगा। तो ठीक है, हम वैश्वीकरण के जरिए कुछ लोगों को तो धनी बना देंगे, लेकिन उनका धनी बनना भी कहाँ तक कामयाब हो सकेगा अगर समाज में ही एक विचित्र किस्म की अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था फैली हुई है। तो आप इसके आंकड़ों को आप पढ़िएगा और इन आंकड़ों को बहुत अच्छे तरीके से नोट भी कर लीजिएगा।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़े इसमें बहुत हैं, लेकिन आपको केवल बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ों को नोट करना है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मैं कोई बहुत आपसे एकेडमिक डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने जो बैच के मेरे स्टूडेंट रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन खासकर इस बार दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले मैंने अपने क्लास स्टूडेंट्स को कम से कम 3 स्पेशल ऑडियो गाइडेंस तो केवल वैश्वीकरण पर प्रोवाइड किए थे। 3 स्पेशल ऑडियो गाइडेंस, मैं एक में भी बात कह सकता था, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से वैश्वीकरण का संकट बढ़ता जा रहा है, सिविल सर्विस में इसके भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने एक उस पर कल्चर पर प्रोवाइड किया, फिर शायद महिलाओं पर प्रोवाइड किया, फिर आर्थिक स्थिति पर प्रोवाइड किया, समाजशास्त्र पर प्रोवाइड किया। इस तरह से मुझे ध्यान आ रहा है कि कम से कम 3 तो मैंने प्रोवाइड किए हैं, अगर एक आध और भी हो तो मुझे नहीं मालूम है। और मित्रों, मुझे खुशी है कि मैं जिस बात को सोच रहा था उसे यूपीएससी ने झुठलाया नहीं। मैं अब आपको लिबरलाइजेशन पर पूछे गए वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो अभी दिसंबर में हुए एग्जाम में आए थे। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि वैश्वीकरण को आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें, और 2013 के बाद कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जिस साल वैश्वीकरण पर क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन 2016 का साल इस मायने में बहुत विचित्र रहा है कि जिसमें वैश्वीकरण पर तीन क्वेश्चन आते थे, अदरवाइज एक क्वेश्चन आता था। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, मैं ये बता रहा हूं ताकि आपको एक अंदाजा मिल सकेगा कि आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको किस एंगल से वैश्वीकरण के विषय की तैयारी करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो हमारे सिविल सर्विस के पेपर 2 में पूछा गया। ये सब 2016 की बात मैं बता रहा हूँ, पिछली नहीं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पेपर 2 में आया था, सेकेंड क्वेश्चन पेपर में, और वो था दोस्तों कि क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है? मैं इंग्लिश में भी आपकी सुविधा के लिए रिपीट कर देता हूँ। हैज द इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम रिस्पॉन्डेड एडिक्वेटली टू द डिमांड्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड globalization started in 1991. What can the government do to be responsive to this important change? इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि 2016 में फर्स्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट पेपर में आर्ट कल्चर होता है ना फर्स्ट पेपर में, तो देखिए आर्ट लिटरेचर कल्चर के तहत क्या पूछा गया है। वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरक को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन। ये प्रश्न है और इस पर मुझे मालूम है कि अलग से मैंने स्पेशली ऑडियो गाइडेंस कल्चर पर प्रोवाइड किया था, और जब क्लास में स्टूडेंट आते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि किस तरीके से क्लास स्टूडेंट को भी मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा रुचिकर तरीके से एक अलग ही ढंग से उनको इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो आपको बता दिए, और एक क्वेश्चन इसका खासकर जो इसको लेकर के सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसको लेकर है, वो आप और सुन लीजिए। वो है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है, परंतु वार्ताओं की दोहा परिधि
वृत्तोन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं दोस्तों मैं। द ब्रॉडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ World Trade Organization are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries. Discuss in the Indian perspective. यहाँ भी मैं फिर से एक बार अपने स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूँगा कि यदि वो मेरा ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट जो उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के रूप में प्रोवाइड किया गया था उसे सुने, तो मैंने दोहा वार्ता को बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है और फिर मैंने बताया है कि किस तरीके से दोहा वार्ता विकासशील देशों के अगेंस्ट है और किस तरीके से भारत भी इसके विरुद्ध खड़ा होकर जो हमारे विकासशील और पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उनका नेतृत्व कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि एक टॉपिक जिससे पिछले साल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमी से लेकर के और कल्चर तक, ये इसका विस्तार है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त किस्म का क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, जैसे कि किसी समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने परिवर्तन किया था। तो मित्रों, आप इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें और उस टॉपिक के लिए अभी लेटेस्ट जो अभी आगे कुछ समय तक एग्जाम होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो या स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम हो, इस तरह के जब कहीं भी कोई रिपोर्ट आती है तो प्लीज आप उसे नोट कर लें, लेटेस्ट और केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करें। ये आपके उत्तर को मजबूत बनाने में, वजनी बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि मैं ग्लोबलाइजेशन पर आपसे अलग से बात कर सकूं, लेकिन इस करंट अफेयर्स को देखते हुए अखबारों में जो मुझे मिला उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे जो सलाह के रूप में आपसे कुछ बातें कहनी थी वो मैंने यहाँ कहने की कोशिश की है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर से और भी जो दूसरे क्लिपिंग्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आज के ईमेल के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।